अभी कुछ दिन पहले ही मेरे मित्र नीतीश जी की सरकार ने और अभी घोषणा भी कर रहे थे, वृद्ध, दिव्यांग और विधवा माताओं को मिलने वाली पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये महीने प्रति के हिसाब से कर दिया। ये पैसा सीधे आपके बैंक खाते में ही तो जाएगा। पिछले 1.5 महीने में ही बिहार के 24,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों को 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद भेजी गई है। ये भी इसलिए हो पाया क्योंकि माताओं बहनों के पास आज जन धन खातों की ताकत है। साथियों, नारी सशक्तिकरण के इन प्रयासों के जबरदस्त परिणाम भी आ रहे हैं। देश में, बिहार में लखपति दीदी की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश में हमने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। अब तक 1.5 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। हमारे बिहार में भी 20 लाख से ज्यादा लखपति दीदी बनी है। आपके चंपारण में ही 80,000 से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर लखपति दीदी हुई है। साथियों, आज यहां 400 करोड़ रुपए का सामुदायिक निवेश फंड भी जारी किया गया है। ये पैसा नारी शक्ति की शक्ति को बढ़ाने में काम आएगा। यहां नीतीश जी ने जो जीविका दीदी योजना चलाई है, उसने बिहार की लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता बना दिया है। साथियों, भाजपा और एनडीए का विजन है, जब बिहार आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, और बिहार तब आगे बढ़ेगा जब बिहार का युवा आगे बढ़ेगा। हमारा संकल्प है, हमारा संकल्प है समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार। बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके मिले, इसके लिए बीते वर्षों में यहां तेजी से काम हुआ है। नीतीश जी की सरकार ने यहां लाखों युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार में नियुक्ति भी दी है। नीतीश जी ने अभी बिहार के नौजवानों को रोजगार के लिए भी नए निश्चय भी लिए हैं। केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रही है। साथियों, कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ी योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत प्राइवेट कंपनी में पहली बार नियुक्त पाने वाले, जिसको पहली बार मौका मिलेगा, उसको 15,000 रुपया केंद्र सरकार की तरफ से मिल दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद 1 अगस्त से ही ये योजना लागू होने जा रही है। इस पर केंद्र सरकार 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करने वाली है।
नए नौजवानों को नया रोजगार, इसका बहुत बड़ा लाभ बिहार के नौजवानों को भी होगा। साथियों, बिहार में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना जैसे अभियानों को और गति दी गई है। पिछले 2 महीने में ही बिहार में मुद्रा योजना के तहत लाखों लोन दिए गए हैं। यहां चंपारण के भी 60,000 युवाओं को स्वरोजगार के लिए मुद्रा लोन मिला है। साथियों, आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं, आप याद रखिए, एक और लालटेन का दौर वाला बिहार था, एक और ये नई उम्मीदों की रोशनी वाला बिहार है। ये सफर बिहार ने एनडीए के साथ चलकर पूरा किया है। इसलिए बिहार का संकल्प अटल, बिहार का संकल्प अटल, एनडीए के साथ हर पल, एनडीए के साथ हर पल। साथियों, बीते वर्षों में जिस तरह बिहार में नक्सलवाद पर प्रहार हुआ है, उसका भी बहुत बड़ा लाभ बिहार के युवाओं को मिला है। चंपारण, औरंगाबाद, गयाजी, जमुई जैसे जिलों को वर्षों तक पीछे रखने वाला माओवाद आज अंतिम सांसें गिन रहा है। जिन इलाकों पर माओवाद का काला साया था, आज वहां के नौजवान बड़े सपने देख रहे हैं। हमारा संकल्प है कि हम भारत को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करके रहेंगे। साथियों, ये नया भारत है। अब भारत मां भारती के दुश्मनों को सजा देने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। बिहार की इसी धरती से मैंने ऑपरेशन सिंदूर का संकल्प लिया था और आज उसकी सफलता पूरी दुनिया देख रही है। साथियों, बिहार के पास न सामर्थ्य की कमी है और न ही संसाधन की। आज बिहार के संसाधन बिहार की प्रगति का माध्यम बन रहे हैं। आप देखिए, एनडीए सरकार के प्रयासों के बाद से ही मखाना की कीमतें कितनी बढ़ी हैं, क्योंकि हमने यहां के मखाना किसानों को बड़े बाजार से जोड़ा। हम मखाना बोर्ड का गठन कर रहे हैं। यहां केला, लीची, मरचा चावल, कटारनी चावल, जर्दालू आम, मगही पान, अभी ऐसे कितने ही उत्पाद और हैं जो बिहार के किसानों को, बिहार के युवाओं को दुनिया भर के मार्केट से जोड़ेंगे। भाइयों बहनों, किसानों के उत्पाद और उनकी आय को बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत
अब तक करीब 3.5 लाख करोड़ रुपया किसानों को दिए गए हैं। यहां अकेले मोतीहारी में ही 5 लाख से ज्यादा किसानों को 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। साथियों, न हम नारों तक अटकते हैं, न हम वादों तक सिमटते हैं, हम तो काम करके दिखाते हैं। जब हम कहते हैं कि हम पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, तो ये हमारी नीतियों में भी, निर्णयों में भी नजर आता है। एनडीए सरकार का तो मिशन ही है हर पिछड़े को प्राथमिकता, हर पिछड़े को प्राथमिकता, चाहे पिछड़ा क्षेत्र हो या पिछड़ा वर्ग हो, हमारी सरकार की वो पहली प्राथमिकता है। दशकों तक हमारे देश में 110 से ज्यादा जिलों को पिछड़ा कहकर छोड़ दिया गया था। वो जाने, उनका नसीब जाने, ये हाल कर दिया था। हमने इन जिलों को प्राथमिकता दी, पिछड़े जिले के बजाय उन्हें आकांक्षी जिला बनाकर इनका विकास किया, यानी पिछड़े को प्राथमिकता। हमारे देश के सीमावर्ती गांवों को भी आखिरी गांव कहकर छोड़ दिया गया था। हमने इन आखिरी कहे जाने वाले गांवों को, वहां के विकास को प्राथमिकता दी और हमने नाम ही, व्याख्या ही बदल दी। वो आखिरी नहीं, वो देश का पहला गांव है, यानी पिछड़े को प्राथमिकता। दशकों तक हमारा ओबीसी समाज ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा था। ये काम भी हमारी ही सरकार ने किया। हमारे आदिवासी समाज में भी जो सबसे पिछड़े थे, सरकार ने उनके लिए जनमन योजना शुरू की। अब इनके विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जो पिछड़ा है वो हमारी प्राथमिकता है। अब इसी भावना से एक और बहुत बड़ी योजना शुरू की जा रही है। 2 दिन पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत कृषि के मामले में सबसे पिछड़े 100 जिलों को चिन्हित किया जाएगा। ये ऐसे जिले होंगे जहां खेती से जुड़ी संभावनाएं तो भरपूर है, लेकिन पैदावार और किसानों की आय के मामले में ये जिले अभी भी पीछे हैं। इन जिलों के किसानों को इस योजना के तहत प्राथमिकता देकर मदद दी जाएगी, यानी पिछड़े को प्राथमिकता। इसका सीधा लाभ देश के करीब 2.25 करोड़ किसानों को होगा और इसमें बहुत बड़ी संख्या मेरे बिहार के किसान भाई बहनों के रहने वाली है। साथियों, आज यहां रेल और सड़क से जुड़ी हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है।
इन परियोजनाओं से बिहार के लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी। देश के अलग अलग रूट पर अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। मोतिहारी बापू धाम से दिल्ली आनंद विहार तक भी अब सीधे अमृत भारत एक्सप्रेस चलेगी। मोतिहारी रेलवे स्टेशन भी अब नए रूप में नई सुविधाओं के साथ तैयार हो रहा है। दरभंगा नरकटियागंज रेल लाइन का दोहरीकरण होने से यह रूट पर यात्रियों को बहुत सुविधा हो जाएगी। साथियों, मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके आसपास कितनी तरह के पक्षी हैं, चिड़िया है, तो आप क्या कहेंगे? शायद यही कि मुझे तो रोज 5-6 पक्षी दिख ही जाते हैं या चिड़िया दिख ही जाती हैं। कुछ जानी पहचानी होती हैं, कोई अनजानी, लेकिन ये जानना बहुत दिलचस्प होता है कि हमारे आसपास पक्षियों की कौन कौन सी प्रजातियां रहती हैं। हाल ही में एक ऐसा ही शानदार प्रयास हुआ है। जगह है असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। वैसे तो ये इलाका अपने राइनोज, गैंडों के लिए मशहूर है, लेकिन इस बार चर्चा का विषय बना है यहाँ के घास के मैदान और उनमें रहने वाली चिड़िया। यहाँ पहली बार ग्रासलैंड बर्ड सेंसस हुआ है। आप जानकर खुश होंगे, इस सेंसस की वजह से पक्षियों की 40 से ज्यादा प्रजातियों की पहचान हुई है। इनमें कई दुर्लभ पक्षी शामिल हैं। आप सोच रहे होंगे, इतने पक्षी कैसे पहचान में आए? इसमें टेक्नोलॉजी ने कमाल किया। सेंसस करने वाली टीम ने आवाज रिकॉर्ड करने वाले यंत्र लगाए, फिर कंप्यूटर से उन आवाजों का विश्लेषण किया, एआई का उपयोग किया। सिर्फ आवाजों से ही पक्षियों की पहचान हो गई, वो भी बिना उन्हें डिस्टर्ब किए। सोचिए, टेक्नोलॉजी और संवेदनशीलता जब एक साथ आते हैं तो प्रकृति को समझना कितना आसान और गहरा हो जाता है। हमें ऐसे प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हम अपनी जैव विविधता को पहचान सकें और अगली पीढ़ी को भी इसे जोड़ सकें। हम सभी को गर्व से भर देने वाली एक और खबर आई है यूनेस्को से। यूनेस्को ने 12 मराठा किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में मान्यता दी है। 11 किले महाराष्ट्र में, 1 किला तमिलनाडु में। हर किले से इतिहास का एक एक पन्ना जुड़ा है। हर पत्थर एक ऐतिहासिक घटना का गवाह है। सल्लेर का किला, जहां मुगलों की हार हुई, शिवनेरी, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, किला ऐसा जिसे दुश्मन भेद न सके। खांदेरी का किला, समुद्र के बीच बना अद्भुत किला। दुश्मन उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन शिवाजी महाराज ने असंभव को संभव करके दिखा दिया। प्रतापगढ़ का किला, जहां अफजल खान पर जीत हुई, उस गाथा की गूंज आज भी किले की दीवारों में समाई है। विजय दुर्ग, जिसमें गुप्त सुरंगें थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता का प्रमाण इस किले में मिलता है। मैंने कुछ साल पहले रायगढ़ का दौरा किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने नमन किया था। यह अनुभव जीवन भर मेरे साथ रहेगा। साथियों, देश के
और हिस्सों में भी ऐसे ही अद्भुत किले हैं जिन्होंने आक्रमण झेले, खराब मौसम की मार झेली, लेकिन आत्मसम्मान को कभी भी झुकने नहीं दिया। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ किला, रणथंभौर किला, आमेर किला, जैसलमेर का किला तो विश्व प्रसिद्ध है। कर्नाटका में गुलबर्गा का किला भी बहुत बड़ा है। चित्रदुर्ग के किले की विशालता भी आपको कौतूहल से भर देगी कि उस जमाने में किला बना कैसे होगा। साथियों, उत्तर प्रदेश के बांदा में है कालिंजर किला। महमूद गजनवी ने कई बार इस किले पर हमला किया और हर बार असफल रहा। बुंदेलखंड में ऐसे कई किले हैं। ग्वालियर, झांसी, दतिया, अजयगढ़, गढ़कुंडार, चंदेरी, ये किले सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, ये हमारी संस्कृति के प्रतीक है। संस्कार और स्वाभिमान आज भी इन किलों की ऊंची ऊंची दीवारों से झांकते हैं। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं, इन किलों की यात्रा करें, अपने इतिहास को जानें, गौरव महसूस करें। भारत की संस्कृति का बहुत बड़ा आधार हमारे त्योहार और परंपराएं हैं, लेकिन हमारी संस्कृति की जीवंतता का एक और पक्ष है। ये पक्ष है अपने वर्तमान और अपने इतिहास को डॉक्यूमेंट करते रहना। हमारी असली ताकत वो ज्ञान है जिसे सदियों से पांडुलिपियां, मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में सहेजा गया है। इन पांडुलिपियों में विज्ञान है, चिकित्सा की पद्धतियां हैं, संगीत है, दर्शन है और सबसे बड़ी बात वो सोच है जो मानवता के भविष्य को उज्जवल बना सकती है। साथियों, ऐसे असाधारण ज्ञान को, इस विरासत को सहेजना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे देश में हर कालखंड में कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इसे अपनी साधना बना लिया। ऐसे ही एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व है मणि मारन जी, जो तमिलनाडु के तंजावुर से हैं। उन्हें लगा कि अगर आज की पीढ़ी तमिल पांडुलिपियां पढ़ना नहीं सीखेगी तो आने वाले समय में ये अनमोल धरोहर खो जाएगी। इसलिए उन्होंने शाम को कक्षाएं शुरू की, जहां छात्र, नौकरी पेशा युवा, रिसर्चर सब यहां आकर के सीखने लगे। मणि मारन जी ने लोगों को सिखाया कि तमिल सुवड़ियल यानी पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने और समझने की विधि क्या होती है। आज अनेकों प्रयासों से कई छात्र इस विधा में पारंगत हो चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने तो इन पांडुलिपियों के आधार पर ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम पर रिसर्च भी शुरू कर दी है। साथियों, सोचिए, अगर ऐसा प्रयास देश भर में हो तो हमारा पुरातन ज्ञान केवल दीवारों में बंद नहीं रहेगा, वो नई पीढ़ी की चेतना का हिस्सा बन जाएगा। इसी सोच से प्रेरित होकर भारत सरकार ने इस वर्ष के बजट में एक ऐतिहासिक पहल की घोषणा की है, ज्ञान भारतम मिशन। इस मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज किया जाएगा, फिर एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी, जहां दुनिया भर के विद्यार्थी, शोधकर्ता भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़ सकेंगे। मेरा भी आप सबसे आग्रह है, अगर आप किसी ऐसे प्रयास से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं तो माईगॉव या संस्कृति मंत्रालय से जरूर संपर्क कीजिएगा, क्योंकि यह केवल पांडुलिपियां नहीं है, यह भारत की आत्मा के वो अध्याय हैं जिन्हें हमें आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाना है।
मेरे प्यारे देशवासियों, भारत की विविधता की सबसे खूबसूरत झलक हमारे लोकगीतों और परंपराओं में मिलती है और इसी का हिस्सा होता है हमारे भजन और हमारे कीर्तन। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कीर्तन के जरिए फॉरेस्ट फायर के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए? शायद आपको विश्वास न हो, लेकिन ओडिशा के क्योंझर जिले में एक अद्भुत कार्य हो रहा है। यहाँ राधा कृष्ण संकीर्तन मंडली नाम की एक टोली है। भक्ति के साथ साथ ये टोली आज पर्यावरण संरक्षण का भी मंत्र जप रही है। इस पहल की प्रेरणा है प्रमिला प्रधान जी। जंगल और पर्यावरण की रक्षा के लिए उन्होंने पारंपरिक गीतों में नए बोल जोड़े, नए संदेश जोड़े। उनकी टोली गांव-गांव गई, गीतों के माध्यम से लोगों को समझाया कि जंगल में लगने वाली आग से कितना नुकसान होता है। ये उदाहरण हमें याद दिलाता है कि हमारी लोक परंपराएं कोई बीते युग की चीज नहीं है। इनमें आज भी समाज को दिशा देने की शक्ति है।